कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी क्रांति हुई है तो वो नौजवानों के हाथों हुई है। सारे यूरोप में जब भी तब्दीलियां होती हैं, सरकारें बदलती हैं, वो नौजवान बदलते हैं और नौजवानों में वो जज्बा होता है। चूँकि वो नौजवान स्वार्थी नहीं होता है, नौजवान बेईमान नहीं होता है, नौजवान अवसरवादी नहीं होता है। तो मेरा हौसला बढ़ गया आज ये देख के इतने बड़ी तादाद में नौजवान जुड़े हैं। सरकार है वो तो नई पीढ़ी को मिटाने पे तुली हुई है, खेती को मिटा रहे हैं। खेती खराब होती थी तो ये फौज में चले जाते थे मरने के लिए, वहां जाने का भी मौका नहीं छोड़ा। ये अग्निवीर चला के कौन 4 साल के लिए अपना शहादत देने के लिए जाएगा। तो बहुत बड़ी चुनौती आपके कंधों पे है और आप चाहेंगे तो इसको बदल देंगे। मैं तो 100% श्योर हूं कि 2024 का साल इस देश में परिवर्तन का साल होगा। 2024 का साल देश के नौजवानों का साल होगा। और मैं गवर्नर था, लड़ाई में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 700 किसान मर गए, कोई पूछने के लिए नहीं गया, कोई शोक संदेश नहीं गया, कोई उनका पार्लियामेंट में रेफरेंस नहीं हुआ। तो जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि मैंने चरण सिंह जी के साथ काम किया था, वो कहते थे कि बेटा जब तुम्हारे वर्गों के सवाल पे आए तो कुछ भी छोड़ देना, समझौता मत करना। तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखे प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये पड़े हैं 6 महीने से, इनसे बातचीत करके कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उस वक्त तो बहुत घमंड में थे, हालांकि बाद में तो माफ़ी मांग के कानून वापस किए। बोले नहीं चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। तब मैंने तय कर लिया कि अब मैं बोलूँगा और लगातार मैं बोलता रहा। आखिरी मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये सरकार किसानों और नौजवानों की लड़ाई में भस्म होगी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और मैं इसको, अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही है। एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का है। हम तो चूँकि ठीक ठाक घरों में पैदा हुए हैं, अनाज घर का हो जाता है, दूध घर का हो जाता है, सब्जी भी घर की हो जाती है, लेकिन जिसको ये तीनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो जानता है कि महंगाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त देश में। लाखों परिवार हैं जिनमें हरी सब्जी बनती ही नहीं है, लाखों परिवार हैं जिनमें पानी में नमक घोल के रोटी उसके साथ खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस पे भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी है। ये कहते थे हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरी समझ में तो कोई, शहरों में देखता हूँ मैं हमारे लड़के वो जो बैक पैक होता है वो टांगे हुए चप्पल घिसते हुए घूमते रहते हैं। कोई पुरसा हल नहीं कि हर बेरोजगार को हम कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये भत्ता देंगे महीने का, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। क्योंकि अब वो पढ़ के निकल जाता है, घर वालों पे कर्जे हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो उसको सगाई उसकी नहीं होती, शादी उसकी नहीं होती। तो बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जब मैं, कोंडालीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन बहुत पढ़ने में काबिल थी इसलिए विदेश मंत्री बन गई थी। तो कहता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कॉन्डी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो ये लिटिल कॉन्डी जो है, ये आपकी बच्ची भी लिटिल कॉन्डी हो सकती हैं अगर उनको अच्छी तालीम मिले। तो हम तो पहले तो इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहते। अब तक तो भ्रूण हत्या में मरवा देते थे, लेकिन अब पैदा हो जाते हैं तो इनको पढ़ने भेजिए। मैं तो 12 यूनिवर्सिटी थी मेरे नीचे अकेले बिहार में, और मैं उनके सब के कॉन्वोकेशन में जाता था। कॉन्वोकेशन में जब भी मेडल देने लगता था तो देखता था कि 25 अगर मेडल हैं तो उसमें 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे, बिला नागा। ये अनुपात था सब जगह। तो मैंने कहा लड़कों को, मैं कहा भाई साहब आप तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? ये कुश्ती का भी मेडल यही ला रही हैं, वेट लिफ्टिंग का भी मेडल यही ला रही हैं, और पढ़ाई का भी मेडल अगर यही ला रही हैं तो तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो संभल जाओ, कमर कसो, कुछ करो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों को ये कहो
कि पढ़ाई में, अब तो खेलों में अच्छा हुआ आप खेल कुंभ कर रहे हैं, खेलों में बहुत रुपया, क्रिकेट में है, अब तो कबड्डी वाले भी बिकने लगे अच्छे पैसे से, तो कुछ तो करो। लेकिन क्या करें कि तो लड़के तो 17 साल का होते ही दारू थाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरी ड्रग्स थाम लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इस सब को छोड़िए। इसके अलावा जो उनके गार्जियंस हैं उनसे ये कहूँगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि जो बच्चियां जिसकी आप लाते हो वो तो अपनी पली पलाई बेटी आपको दे देता है, उससे आप अगर दहेज भी मांगेंगे तो जाती करेंगे। बहुत से मामलों में वो बेचारी या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है, ये मत करिए। मैं जब कश्मीर गवर्नर होके गया, पूरे टर्म में मुझको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्टों की नई भर्ती बंद हो गई, और मैंने सिपाहियों को ये कहा फौज के कि जो तुम्हें पत्थर मारे तुम पलट के गोली मार देना, मैं देख लूँगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसी के नतीजे के तौर पे वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये अंदाज मुझे हुआ कि 370 हटानी है, तो मैंने वहाँ के जो गरीब गुरबा थे उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं इस टेररिज्म में, इन नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, मुझे एक बात समझा दो। और मैंने टेररिस्ट को कॉल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप आओ राजभवन में मेरे साथ खाना खाओ और मुझे समझा दो कि 250 टेररिस्ट दुनिया की नंबर 2 की आर्मी को कैसे हरा सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो। जो मिलेगा बातचीत से तुम्हें सारी दुनिया मिल जाएगी। उसी का नतीजा हुआ कि जब हम अगले दिन 370 हटा रहे थे तो शाम को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उसको कहा कि सुबह ये चिट्ठी होम मिनिस्टर को भेजनी है आपको 11 बजे से पहले। तो बोला हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ। कहले साहब यहाँ तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहले तो थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस रिवोल्ट कर देगी। मैं कहा तू चुप बैठा रहे, चिट्ठी भेज दे, यहाँ कुत्ता भी नहीं भौंकने का है। 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, किसी ने कुछ नहीं किया और राजी खुशी सारा काम हो गया।